So well, in this video we are going to discuss about the competitive exam part of this Coulomb's law. इस पार्ट में हम कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में, इंजीनियरिंग में जो सवाल पूछे गए हैं उस एरिया के हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हम कूलम्स लॉ की यदि बात करें तो कूलम्स लॉ क्या होता है कि आपके पास कोई एक चार्ज Q1 है और यहाँ किसी डिस्टेंस r के ऊपर दूसरा चार्ज Q2 है और उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। सो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या रहेगा? वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। ये होगा कोई कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यदि आपको इसको वेक्टर में लिखना हो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और यह डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। सो बेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप आर कैप की वैल्यू भर दीजिए, दिस इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो यू आर लेफ्ट विद कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब एंड दिस इज आर वेक्टर। सो ये रहा हमारे पास कूलम्स लॉ सबसे पहले। अब हम इसके बेस के ऊपर, इसी के बेस के ऊपर हम अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इसमें पूछा गया कि इसमें जो परमिटिविटी है और फ्री स्पेस, ये जो पार्ट है एप्सिलॉन 0, तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड वाला जो फार्मूला है वो इनफ है इसको डिस्कस करने के लिए। इसके आपको यूनिट्स बताने हैं। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स को तो आप मेजर करेंगे न्यूटन में एंड 1/4 पाई के कोई यूनिट नहीं होंगे, एप्सिलॉन 0 के निकालने हैं। चार्ज के कूलम होंगे, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएंगे। और जो डिस्टेंस है उसको मीटर में मापते हैं हम ऐसा यूनिट में, तो इसके मीटर स्क्वायर हो सकते हैं। आप एप्सिलॉन 0 को सामने ले जाइए तो आपके पास बच जाएगा ये न्यूटन -1, मीटर ऊपर जाएगा -2 और कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए, आप इसको ले कूलम स्क्वायर, दिस इज न्यूटन -1 and meter -2. So I think this 38C is the final answer of the question. अब इसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें ये कहा गया है कि आपके पास when the air is replaced by dielectric medium of dielectric constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a certain distance। देखिए, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 और ये दूसरा चार्ज Q2, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी डायरेक्शन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया कि इस दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम था इसको चेंज कर दिया। तो इसको किसी मीडियम में रखने पर ये फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन 0। नाउ दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप इस एप्सिलॉन 0 को फंडामेंटल फार्मूले में चेंज कर दीजिए। उसके लिए हमें पता होता है रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, दिस इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम एप्सिलॉन 0। आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई, K को इधर रख लीजिए और यहाँ एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। आपके पास आ गया K1 K2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये F है, तो हमें कह सकते हैं F प्राइम इज इक्वल टू F अपॉन K रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, एज K जो है वो एक से ज़्यादा होता है, तो यदि डिनोमिनेटर केस एक से ज़्यादा है तो ये जो न्यूमेरेटर में जो आपका नेट आंसर है लेफ्ट हैंड साइड में वो लेस देन 1 हो जाएगा। हमें कह सकते हैं कि F प्राइम इज लेस देन F। दिस मीन्स जब आप दो चार्जेस को एक नए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखते हैं, नए मीडियम में रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39A,
This means the force of attraction will decrease k times. So now we will go for another question. हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाउ 40th है. चलिए, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, तो उनके ऊपर एक के ऊपर कोई चार्ज Q है, दूसरे पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज Q है. कैरिंग द चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D. इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस D है. इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन्स विल बी. हम देखिए जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू है, हम ऐसा लिख देते हैं 1/4πε0. तो मान लो उसके ऊपर ए के ऊपर Ne इलेक्ट्रॉन है, Q इज इक्वल टू Ne. दूसरे पर भी कोई Ne इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उनका स्क्वायर कर देना हमने. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अननोन रहेगा हमारे पास. n जो है वो हमसे पूछा है, आप इसको लिख सकते हैं n² E² इज इक्वल टू 4πε0 F टाइम D². So this is n² is equal to 4πε0 F टाइम D² अपॉन E² हो जाएगा. So number of electrons is equal to 4πε F D² अपॉन E² का स्क्वायर रूट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 40. सो मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर. क्वेश्चन नंबर 41 है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये रहा आपके पास हाइड्रोजन एटम और उसके बीच में ये न्यूक्लियस है. यदि वो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है तो उसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो हमसे पूछा हुआ है कि कूलम फोर्स बिटवीन द टू क्या होगा, इसके और इसके बीच में कूलम फोर्स क्या होगा. तो ये कोई इसकी रेडियस r हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा. तो फोर्स बिटवीन द टू क्या आएगा, F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K. दिस इज Q1 इज E, Q2 इज ऑल्सो E. वन इज प्लस E, अनदर इज माइनस E, राइट. सो या हम ऐसा करते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो हम नेगेटिव साइन वैसे लगा देंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रखेंगे डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू. यदि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हम आर कैप लगा देंगे. सो आर कैप की जगह आप ले सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू -k E² अपॉन r². तो आर कैप की फॉर्म में हमारा कोई आंसर नहीं है जो नीचे स्क्वायर हो, तो हम आर कैप की जगह रिप्लेस कर देते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर. तो आपका फार्मूला रह जाएगा -k E² एंड दिस इज आर वेक्टर अपॉन r³. Now check whether there is this option or not. So this is answer C is correct. This is attractive force. Negative sign shows that it is a bound system. आपको ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा है, it will leads to a bound system. तो इसका आंसर हो जाएगा C. So अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर. हमें साफ करना पड़ेगा, चलिए जी साफ कर दीजिए. So now we will have the question number 42. हम फंडामेंटल फार्मूला लिख के रखते हैं 42. ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस. आपने क्या किया कि आपके पास एक सिस्टम है और इसमें आपने ऐसे लिया दो चार्जेस. ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एग्जैक्टली टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस. एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और एक पॉजिटिव चार्ज इधर है. आपने कोई चार्ज Q जो है इसके सेंटर में प्लेस कर दिया. द सिस्टम द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. अब यदि ये सेंटर में रखा तो ये डिस्टेंस हम इसको A मान लेते हैं, इसको भी हम A मान लेते हैं. अब किसी एक पॉइंट को हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं. सो चार्ज स्मॉल Q इज लोकेटेड एट पॉइंट C. तो यदि ये सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हम इसमें से कोई एक चार्ज चूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम इस B पॉइंट के ऊपर चार्ज को चूज़ कर लेते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे देखिए. तो जो फोर्स F1 होगा वो स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में होगा. तो हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हो गया 1/4πε0. इसमें चार्ज Q1 है Q और Q2 है स्मॉल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे. ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. ये
और इसमें जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा, तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स पहला लगेगा ये है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो दूसरा एक चार्ज पॉइंट ए के ऊपर है और ए जो है उसको रिपेल करेगा, तो इसको हम लिख देते हैं F2 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब दोनों चार्ज Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके ऊपर लगने वाले पॉइंट बी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे कि जो F1 है प्लस F2 है दोनों का आंसर 0 आना चाहिए। तो आप लिख दीजिए, इसमें जो कॉमन पार्ट है वो तो रोल प्ले करेगा नहीं, तो ये हमें लिखने का ज़रूरत नहीं। तो हमें लिखेंगे कि क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसका आंसर 0 आना चाहिए। और इसमें आप क्यू अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा क्यू और यहाँ बचेगा क्यू प्लस बाई 4, इट इज़ इक्वल टू 0। सो दिस पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 and so this part has to be equal to 0. Q plus Q by 4 is equal to 0 and this Q is equal to minus Q by 4। तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा यदि जो स्मॉल क्यू है उसका वैल्यू जो है वो माइनस क्यू बाई 4 होना चाहिए। सो दिस पार्ट शुड बी माइनस क्यू बाई 4 और इसका नेगेटिव साइन होना चाहिए। सो इस नेचुरली आप देख लीजिए कि यहाँ से फिर एक फोर्स अट्रैक्टेड हो जाएगा और इसकी वजह से फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, ओनली देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो आई थिंक यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन सो नाइसली एंड ईजली एज वेल। सो आगे हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दिस इज 43। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ए पॉइंट चार्ज 4Q माइनस क्यू एंड प्लस 4Q आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस। आप देखिए ये आपके पास एक सिस्टम रहा चार्जेस को रखने का, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इसको हम बाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का आ जाएगा, ओरिजिन का आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का नहीं ओरिजिन का आ जाएगा। यहाँ आपने चार्ज रखा प्लस 4Q और उसके बाद आपने एट ए डिस्टेंस सम ए, इस ए डिस्टेंस के ऊपर आपने रखा चार्ज माइनस Q और फिर आपने एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a यहाँ आपने चार्ज रखा प्लस 4Q दोबारा फिर से, ओके। फिर कहा कि अब बताइए फिर आप क्या करिए, पॉइंट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट दिस रिस्पेक्टिवली। सो इसके लिए हम जरा करके देखते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ओनली नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज इन स्टेबल, तो अकेला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। नन ऑफ द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम ऊपर वाले जो पुराना हमारा क्वेश्चन नंबर 42 था उसकी तरह करने की कोशिश करते हैं। हम इस चार्ज को कंसिडर करते हैं कि हम इस चार्ज को कोई क्यू कंसिडर करते हैं पहले, राइट। तो यदि इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या देखेंगे, F1 क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट K 1/4πε0, पहला चार्ज आपके पास 4Q, दूसरा चार्ज है Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा उसका a स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 4KQ इंटू क्यू अपॉन a स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे केस में आप एक इस चार्ज को ले लीजिए और इस चार्ज को ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा F2 कांस्टेंट, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, और एक आपके पास आ जाएगा 4Q इंटू 4Q, दोनों चार्जेस हैं, और डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में आपके पास आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 16 टाइम K और यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो चार्ज है ये सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा कब, इसमें हम यस इक्विलिब्रियम में रहेगा इफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए।
अब कर दीजिए जी आप। इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हमारे पास हम लिख देते हैं 4k क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 से आया, प्लस 16k के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या आता है, 4 कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाई a स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 4k क्यू, यहाँ ओनली क्यू बचेगा, प्लस डिवाइड करते जाइए यहाँ से 4, यहाँ 4 बचेंगे, फिर 4q यहाँ से आएगा q, और a स्क्वायर भी चला गया है, 4k क्यू स्क्वायर upon a square. So this is equal to 0. So this part is not equal to 0. This part is not equal to 0. This is not equal to 0. This means this part has to be equal to 0. So q plus q is equal to 0. This means q is equal to minus of q. तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि हमारा जो 43rd क्वेश्चन है उसकी जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट व्हाइल अटेम्प्टिंग ऑल दिस 5-6 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। ये सवाल जो हैं जब एम्स का एग्ज़ाम हुआ करता था तो ये सवाल, इस तरह के सवाल क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। हम इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिए कूलम लॉ, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जस्ट एक ही फार्मूला है, कूलम लॉ के ऊपर ही हमने प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने के बाद फिर से लिखते हैं कि जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। सो इसमें कहा गया कि आपके पास दो आइडेंटिकल कॉपर और एल्यूमिनियम हैं, दो पी कंडक्टर हैं आपके पास। तो दो कंडक्टर कैसे हो सकते हैं, देखिए एक ऐसा हो गया और ऐसे हैं एक कंडक्टर, और दूसरा भी बिल्कुल आइडेंटिकल सेम इस तरीके का ही है, और ये हमारे पास दूसरा कंडक्टर होगा, तो बिल्कुल देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अब ये एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है। आप क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स देयर इज ए मतलब सम चार्ज दैट इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इसमें इंडक्शन कैसा होगा, तो हम ये देखें कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर 13 होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं उसका कन्फिग्रेशन दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1, 13 हो जाएंगे। ऐसे कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होगा, तो इसमें आ जाएगा ऑर्गन 18 हो गए, एंड 3d10 28 हो गए, एंड 4s1। आप यहाँ देख रहे हो कि इसके बैलेंस शेल में बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जो इंडक्शन होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, वो दोनों केसेस में सेम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज करते हैं। ये देखिए, ये आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके ऊपर यदि आप नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, आप इमेजिन करिए बट विल गोइंग टू हैपन। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो सारे चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे, इसलिए इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। नो, सवाल कुछ और तरीके का। ए बॉडी कैन बी नेगेटिव, किसी एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज आप कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको यदि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देंगे उसमें, नेगेटिव चार्ज तभी आएगा इफ़ विल गिव एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टू इट। दिस इज सो सिंपल थिंग। या फिर आप उसमें से प्रोटॉन्स रिमूव करते हैं, या प्रोटॉन को रिमूव कर दीजिए तब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, या फिर आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे दीजिए तब भी ऐसा हो जाएगा। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन दिस केस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास। आप मास, लेंथ, टाइम और एम्पियर को फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हमें डायमेंशंस निकालने हैं परमिटिविटी के। देखिए फार्मूला हमारे पास आ गया 1/4πε0, और Q दोनों यदि चार्जेस को बराबर ले लें हम, तो ये आ गया आपके पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही कर लीजिए। तो फोर्स को लिखते थे हम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का आ जाएगा कैपिटल M और एक्सेलरेशन का आ जाएगा LT-2। 4π का कुछ होगा नहीं, ε0 को निकालना, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो जो चार्ज है उसको करंट की टर्म में हम ले सकते हैं, जो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो करंट का आ जाएगा एम्पियर में, ये आ जाएगा AT, तो ये आ जाएगा आपके पास A² T²।
अपॉन जो लेंथ है उसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा एल स्क्वायर। अब आप एप्सिलॉन ज़ीरो को इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एम एल टी को इधर ले आइए तो आ जाएगा आपके पास एम माइनस वन, एल माइनस वन और टी प्लस टू हो जाएगा, राइट। आगे लिख दीजिए आप ए टू टी टू अपॉन नीचे आपके पास है एल टू, ऊपर ले जाइए एम तो माइनस वन रहेगा, एल को आप ऊपर लेके जाएंगे आपके पास हो जाएगा एल माइनस थ्री, टी आपके पास हो जाएगा प्लस फोर और ए की टू रह जाएगा। सो आई थिंक ओनली ए की फोर एक ही पार्ट में है, सो 93B is the right option. So this is the right option. I hope that you are enjoying these questions, and next question is question number 94. अब ये देखिए, ये सवाल किया कि आपको कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए पहले आप देखिए चार्ज को आप कैसे लिखते हैं, एक बेसिक चार्ज होता है ना, चार्ज ई, और एक होता है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन टाइम ई। तो एन क्या है, उसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, और ई क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। आप लिख दीजिए, आपके पास दिया कि जो Q की वैल्यू है वो वन कूलम है, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एन आपसे पूछा है, दिस इज 1 अपॉन 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19। सो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, दिस इज 6.25 क्रॉस 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर वन कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। सो 94 जो है उसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए मज़ेदार चीज़ें हैं ये, प्रैक्टिकली जब आप इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हो तो आपका जो दिमाग है वो बहुत खुलता है, एंड यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। और जो आपको अपने आप से अच्छी लगती हैं प्रॉब्लम्स, आगे फिर आप अपने आप को एक्सटेंड करके और प्रॉब्लम्स भी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है आगे 95। अब आपके पास है कि टू चार्ज स्फेयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। देखिए एक चार्ज स्फेयर है आपके पास यहाँ, और एक चार्ज स्फेयर है यहाँ। अब इन दोनों चार्ज स्फेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, मतलब डिस्टेंस इज फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर, और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको इधर को खींच रहा है, ये इधर को, बाय द फोर्स एफ। इफ़ दे आर इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो आप बताइए इफ़ ऑल द कंडीशन विल रिमेन द सेम, तो क्या होगा। तो आपने ये देखा है कि यदि जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो जो एफ प्राइम होता है वो एफ बाई टू हो जाता है। हमने आपको पहले प्रॉब्लम में बताया था, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। सो देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन में कहा गया, इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम यहीं सॉल्व कर देंगे, डायग्राम जो बना हुआ है। 3 चार्जेस आर प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स हर एंगल जो है इसका 60 डिग्री है, और 3 चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सी के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज है। कहा गया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए, इस पॉइंट के ऊपर जितना फोर्स लगेगा आप उसको बताइए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। बीसी की नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। आई मीन आपसे क्या पूछा है, आपको ये देखना है, ये देखिए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ, ये आपसे पूछा हुआ है। द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम यू इज कि बट इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आर। जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा, राइट। अब दो वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं, किसी एक एंगल के ऊपर हैं। अब ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये एंगल भी 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 120 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि बी सी साइड के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं होगा, जो सारा फोर्स होगा वो सी बी के, दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन सी टू बी, बट नॉट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी सी, राइट।
सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक बेसिक सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो सीजियम पॉजिटिव आयन्स है, आप 8 कॉर्नर को देख लीजिए, सभी कॉर्नर के ऊपर सीजियम पॉजिटिव आयन्स हैं, और जो क्लोराइड आयन है दे आर अरेंज्ड इन द बीसीसी कन्फिगरेशन। बीसीसी कन्फिगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो क्लोराइड आयन होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, राइट। अब आप ये देखें कि ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये सारे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। Without solving the problem, just see the symmetry, and you can say that net force on the chloride ion must be equal to 0. So this is all about these questions. Now we'll move to the next page. ये questions जो हैं वो भी एम्स के हैं। एम्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब तो कॉमन एग्ज़ाम होता है आपका। तो आप देखें कि ये सवाल अब अगला कैसा है। सवाल आपसे पूछा गया कि 3 चार्जेस हैं, 4Q। ये प्रॉब्लम हमने की है और हम इसको अब रिवाइज नहीं करना चाहते। देखिए, आपके पास हैं 3 चार्जेस, इस तरीके का क्वेश्चन है। एक चार्ज है 4Q, और दूसरा चार्ज है Q, और तीसरा चार्ज है ओनली स्मॉल q। दे आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट पॉइंट 0, और ये L/2 पर है और ये L पर है। बट शुड बी द Q इन ऑर्डर्स टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू 0। तो Q क्या होना चाहिए? तो इसको मुझे लगता है कि मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, एंड यू कैन ट्राई। आप इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, जो फोर्सेस, एक F1 निकालें, वो आएगा K, एक Q1Q हो जाएगा, दूसरा स्मॉल Q हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4K एंड Q इंटू Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जो दूसरा फोर्स लगेगा वो इस चार्ज की वजह से लगेगा इस चार्ज के ऊपर। तो आपके पास हो जाएगा कांस्टेंट K, पहला चार्ज आपके पास 4Q, दूसरा चार्ज आपके पास ओनली Q, और डिस्टेंस बिटवीन द टू इज L स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So now the sum of the forces must be equal to 0 at this point, यदि इसका इक्विलिब्रियम में इसको रहना है। तो we have F1 plus F2 is equal to 0. So but is going to happen now. We will write now 4K Q into Q upon L square plus 4K Q square upon L square must be equal to 0. तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए। आपके पास 4 कॉमन है, K कॉमन है, स्मॉल Q कॉमन है, और L स्क्वायर कॉमन है। तो आपके पास यहाँ क्या बचा? 4K Q अपॉन L स्क्वायर, यहाँ बचा Q, 4K Q, यहाँ बचा जस्ट Q। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट तो नॉन ज़ीरो है, तो दिस मीन्स दैट Q इज इक्वल टू माइनस Q। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये आपका प्रैक्टिस हो गया। दोबारा फिर से सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 99 इज, ये क्वेश्चन नंबर 99 मज़ेदार सवाल है, आप इसको पढ़ें। द वोल्टेज ऑफ द क्लाउड आपके पास दिया हुआ है। देखिए, वोल्टेज है 4 क्रॉस 10⁶ वोल्ट, और ये कहा गया विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इन ए लाइटनिंग स्ट्राइक लास्टिंग 0.1 सेकेंड। जो बिजली चमकती है वो 0.1 सेकेंड के लिए चमकती है, और ये चार्ज ऑफ 4 कूलम इज डिलीवर टू द ग्राउंड। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है इस टाइम में वो 4 कूलम ट्रांसफ़र हो जाता है ग्राउंड के लिए। आपको बताना है कि पावर कितनी जनरेट होगी। तो आपको सिंपली समझना है कि पावर का फार्मूला क्या होता है। पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क पोटेंशियल के साथ जुड़ा होता है। यू नो दैट पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन ए चार्ज, पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन ए चार्ज। तो वर्क डन क्या हुआ? पोटेंशियल इंटू चार्ज अपॉन टी। अब देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो पावर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल की जगह 4 क्रॉस 10⁶ कूलम वोल्ट भर दीजिए, और चार्ज आपके पास 4 कूलम, टाइम है 0.1 सेकेंड।
तो आप इसको लीजिए, 4 गुना 4 16 हो जाएंगे 10⁻6। यहाँ से आप डेसिमल हटाइए, यहाँ +1 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 16 क्रॉस 10⁻7। और यदि आप इसको में वॉट हो जाएगा, ये ऐसा यूनिट्स में है सारे, तो आप इसको लिख सकते हैं 160 मेगावाट, क्योंकि 10⁻6 को अलग कर दीजिए, 10 को अलग कर दीजिए, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 160 क्रॉस 10⁻6 वॉट। So 10⁻6 means megawatt. So this is the right answer of the question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है ये। तो सवाल को हम देखें, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। हमारे पास सवाल है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस किया हुआ, देखिए स्क्वायर के चारों पॉइंट के ऊपर पॉइंट चार्जेस हैं, और जो एक नेगेटिव चार्ज अलोंग जेड एक्सिस रखा हुआ है। अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसको, तो सिंपली देखिए कि चारों चार्ज मिलजुल के क्या करेंगे, इसको खींचेंगे अपनी ओर। ये देखिए, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, ओके, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, इस सभी इसको अपनी ओर खींचेंगे। तो इसको क्या होगा, इसमें एक फोर्स लगेगा, राइट। तो ये फोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा हो गया, तो हर फोर्स का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ना, सॉरी, हर फोर्स का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा, चारों का ही, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास नीचे को एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। तो जो एफ नेट हम लिखेंगे ना, इसमें जो नेट फोर्स लगेगा 4 टाइम, अब के चार्ज आपके पास है क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और एक कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, राइट। अब आप क्या करिए, इसमें से आपको निकालना है ये जो डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस हर चार्ज से कितना डिस्टेंस, ये बिल्कुल बराबर है, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है ये वाला पॉइंट जो है वो जेड है, और ये वाला पॉइंट जो है वो आर है, और जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने निकालना है। देखिए कितना होगा, ये देखिए इसका आधा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एल, और ये भी, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इट इज़ इक्वल टू ए, और इसको बी कह देते हैं, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 2 टाइम l हो जाएगा। तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, आप इस पॉइंट को आप हाफ कर दीजिए, तो हाफ करने पर आ जाएगा l अपॉन अंडर रूट 2, और इसको आप l प्राइम कह दीजिए, जस्ट इसको l प्राइम कह दीजिए, बाकी रहने दीजिए। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी, r की जो वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर आ जाएगी। अब इसमें ये कहा गया है कि, अब चलो हम इसको लिख देते हैं पहले, ये हमारे पास आ जाएगा 4, कांस्टेंट आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू। अब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस दिस इज एल प्राइम स्क्वायर, राइट, की पावर ए स्क्वायर ही रहेगा, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस जेड स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर की वैल्यू पावर 1/2। सो आप यहाँ भर दीजिए, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4/4πε0 क्यू इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल प्राइम स्क्वायर की पावर आएगी 3/2। ये कहा गया है कि जेड इज़ वेरी मच लेस देन एल, जेड जो एल से बहुत छोटा है, राइट। सो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/4πε0 क्यू जेड अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा एल प्राइम का क्यूब आ जाएगा। सो ना हियर एल इज कांस्टेंट, सो ये सारे का सारा पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं जो नेट फोर्स लग रहा है ना, दिस एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज व्हाट इट विल डू, द नेगेटिव चार्ज विल नाउ ऑसिलेट। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को फॉलो करता है, जब ये नीचे चला आएगा तो एफ विल बिकम इक्वल टू -z हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट अलोंग द जेड एक्सिस। सो 100 क्वेश्चन जो है उसकी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी।
हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आईआईटी में पूछे गए हैं और आप कॉन्फिडेंटली इनको बड़े आराम से इस कॉन्सेप्ट को लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सवाल करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 169। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास दो स्मॉल स्फेयर्स हैं और उनका चार्ज क्यू है। ये देखिए आपके पास दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, एक ये है और एक ये है, और इनको आपने लटका दिया है किसी एक पॉइंट से यहाँ से। इट हैज़ टू स्मॉल स्फेयर्स, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, और इसका मास m है और इसका मास भी m है, और इनका कोई जो चार्ज है, इसको हम चार्ज की बात करते हैं, यहाँ चार्ज इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये इंसुलेटिंग थ्रेड से जुड़े हैं, इसका मतलब ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दूसरे को। दिस अरेंजमेंट इज़ नाउ टेकन टू द स्पेस। स्पेस में आप ले जाएंगे तो इसका ग्रेविटी जो है ज़ीरो हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसका ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब लटकेंगे नहीं। तो लटकेंगे नहीं तो क्या होने वाला है, तो ये सीधे हो जाएंगे। देखिए यदि ये भी L है, ये भी L है, तो ये लटकेंगे नहीं तो सीधे हो जाएंगे। सीधे हो जाएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L हो जाएगा। ज़रा देखिए ध्यान से, 2L हो जाएगा। तो इनका एंगल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो अब पूछा कि इनके बीच में टेंशन कितना होगा। टेंशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। सो फोर्स ऑन दिस स्ट्रेच स्ट्रिंग कितना होने वाला है, तो आप ये समझ जाइए कि क्या होने वाला है। F इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K, दिस इज 1/4πε0, एंड देन Q1 इज Q एंड Q2 इज ऑल्सो Q, दिस इज Q स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच में चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L स्क्वायर हो जाएगा। सो ये रह जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, और एंगल बिटवीन द टू इज 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, कहा गया कि आपके पास एक सोप बबल है। देखिए ये रहा आपके पास कोई सोप बबल, और इस सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया गया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया गया, राइट। इसको हम ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी अटेम्प्ट करने का कोशिश किया था। इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया गया, और जस्ट समझिए कि इसकी रेडियस को क्या होने वाला है। तो देखिए जब इसके किनारे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। एक चार्ज जो है अपने अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करने की वजह से क्या होगा, ये फैलेगा। दिस मीन्स रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल इंक्रीज। सो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो आई कैन से कि जो इसका आंसर 170B होना चाहिए। सो दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, राइट। आगे हम चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, और सवाल कुछ इस तरीके का है। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों के साथ ही किए गए हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम इफ द Q इज इक्वल टू -Q/4। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, इसलिए हम इसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 172। 172 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि आपके पास 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0 एंड A एंड 0 एंड -A अलोंग बाई एक्सिस। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। ये देखिए ये बाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। -Q चार्ज इज फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0 एंड A। ये देखिए ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा गया, 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस एक यहाँ रखा गया, राइट। एक A डिस्टेंस के ऊपर रखा गया, और जो दूसरा है वो -A डिस्टेंस के ऊपर रखा गया अलोंग नेगेटिव बाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव चार्ज Q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट 2A। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ इधर कहीं से आप छोड़ा गया, ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ रखते हैं, और इसका डिस्टेंस कोई यहाँ तक 2A है। दो चार्ज क्या करेगा, प्रैक्टिकली देखिए कि क्या होने वाला है। देखिए ये जो चार्ज है किसी पॉइंट पर चलते चलते, फॉर एग्जांपल किसी x डिस्टेंस पर यहाँ आ जाएगा, हम x मान लेते हैं,
ये वाला डिस्टेंस को एक्स हो जाएगा। अब ये क्यू और दिस पॉजिटिव चार्ज ये एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेंगे, ये और ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेंगे। इन दोनों के बीच में यहाँ भी एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में और ये अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में जो इक्वल है, ये अब चार्ज को कहाँ को खींचेगा, हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ साइन थीटा, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास बचेगा कंपोनेंट ओनली एफ कॉस थीटा, और इसकी वजह से भी बचेगा ओनली एफ कॉस थीटा। सो यू आर लेफ्ट विद 2f कॉस थीटा। आपके पास जो नेट फोर्स लगेगा वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज 2f कॉस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 फोर्स की वजह, आपको क्या होता है फोर्स, कूलम लॉ से 1/4πε0। चार्ज एक क्यू है, दूसरा स्मॉल क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को इसको हम आर कह देते हैं, तो आर स्क्वायर होगा। और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो बेस अपॉन हाइट, कोई एक्स अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। आर का वैल्यू क्या होगा इसमें, आर का वैल्यू होगा जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भर दीजिए, जो नेट फोर्स होगा वो होगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू एंड क्यू कांस्टेंट्स हैं। आप इसमें देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इफ़ देर इज़ नो कंडीशन एट ऑल, दिस मीन्स जो नेट फोर्स है इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम एक्स, तो इट इज़ सम एक्स की पावर एन। सो एन इज़ नॉट इक्वल टू 1 इन दिस केस। हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो ऑसिलेटरी मोशन तो एग्जीक्यूट करेगा बट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो पार्टिकल क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ कॉस थीटा एंड एफ कॉस थीटा, वो सेंटर की ओर आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर वो ओवरशूट कर जाएगा। फिर जब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, दोबारा फिर वो वापस आएगा, तो वो ऑसिलेट तो करेगा but it is not necessary simple harmonic motion, right? So this is very very interesting question. I hope that you are enjoying all these questions. Next हमारे पास question है, this question has been asked in IIT 1998, so it's interesting question. This is question number 173. आजकल इतने साधारण सवाल नहीं आते, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज थिन मेटल का रिंग है, ये देखिए, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज थिन मेटल का रिंग है जिसकी रेडियस आर है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसकी जो इस रिंग की रेडियस आर है और ये एक्स बाई प्लेन में है विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ओ। ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए पॉइंट Z0। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ से आप इसको रिलीज़ करते हैं, और ये देखिए ये रही हमारी Z एक्सिस, ये जो आपका रिंग है वो एक्स बाई प्लेन में है, और यहाँ कहीं Z0 से आप एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ करते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेगा, खींचेगा इसको अपनी ओर। मैं कोई एक 2 पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया और ये पॉइंट मैंने ले लिया, राइट। सो ये कुछ ठीक नहीं बना, इसको हम ऐसे बना देते हैं, राइट। सो इट विल मेक जस्ट सर्टेन एंगल थीटा हेयर एंड दिस विल बी इन द सेम थीटा। आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, इसका जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा सभी चार्जेस की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात। तो यहाँ से जो अट्रैक्टिव फोर्स का कंपोनेंट रहेगा वो जस्ट एफ कॉस थीटा रहेगा ओनली। तो हम यहाँ लिखते हैं कि देखिए जी, यहाँ हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये रहेगा एफ कॉस थीटा ओनली। तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर लगा लीजिए, फोर्स क्या लगेगा, दिस इज़ 1/4πε0। तो ये चार्ज आपके पास आया क्यू, मान लीजिए कैपिटल क्यू इसके ऊपर चार्ज है, स्मॉल क्यू
जो नेगेटिव चार्ज है, और नीचे ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा यस, जेड जीरो इज़ वेरी मच लेस देन आर यदि हो जाए तो क्या होने वाला है। यहाँ हम ये लिखते हैं कि जो जेड जीरो है ना वो वेरी मच लेस देन आर की संभावना भी है। तो नीचे आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर क्या होगा, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में होगा कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख दें दिस इज 1/4πε0 और क्यू इंटू क्यू अपॉन जेड जीरो स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी जेड जीरो, सॉरी बेस आपके पास होगा जेड जीरो, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास जेड जीरो स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। सो यहाँ हम लिख देते हैं जी दिस इज 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन जेड जीरो स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ रह जाएगा जेड जीरो। यदि हम एक कंडीशन लगाएं कि जेड जीरो जो है वो रेडियस से बहुत कम है तो हम इस पार्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा इंटू जेड जीरो। ज़रा ध्यान से देखिए, आप देखिए जो रेडियस है ना वो कांस्टेंट है, हर पॉइंट से कांस्टेंट रहेगी। क्यू कांस्टेंट है और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स है ना इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड जीरो। When this charge will reach at this point, it will overshoot, ये O पॉइंट को ओरिजिन को ओवरशूट कर जाएगा और ये नेगेटिव जेड एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो आपका जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सो बट विल हैपन देन, ये जो आपकी इक्वेशन है देन इट विल बिकम माइनस जेड जीरो हो जाएगा। व्हेन इट विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बिकम माइनस जेड जीरो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पेरियोडिक मोशन। ध्यान से देखिए, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पेरियोडिक मोशन। तो हमें कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 173 की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इट इज़ पहले तो हम यहाँ से चलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा किन कंडीशन में, जब जेड जीरो वेरी मच लेस देन आर होगा, बट it will be periodic for all value of z0 that is satisfying z0 lying between 0 to infinity. So for this question I can say that the option number A and option number C both are correct. So with this I am going to close this video. I have taken few MCQ questions to let you understand about the application part of the Coulomb's law in electrostatics. I hope that you will enrich your knowledge and you can solve more number of questions related to it. Thank you.